हेलो बच्चों, वेलकम टू पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने सीखा कि न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर डेंसिटी वहां से जो सारा क्वेश्चन आता है मैंने बता दिया है। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं तो टॉपिक पढ़ाऊंगा। देयर आर 8 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, 8 पॉइंट है और हर एक पॉइंट से क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन आता है मैं बताता जाऊंगा। वन शॉट वीडियो है इसलिए थोड़ा जल्दी होगा, कॉन्सेप्ट उतना डिटेल में नहीं जाएंगे और क्वेश्चन साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। और आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आता जाएगा, मैं पीडीएफ फॉर्म में भी वो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 2 और हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। देखो जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। यूनिवर्स में जितना सारा फोर्स पाया जाता है, जितना सारा इन द यूनिवर्स जो भी है फोर्स, वो बेसिकली 4 फोर्स में, 4 कैटेगरी में आता है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो जल्दी जल्दी में समझते हैं। यूनिवर्स में जितना सारा फोर्स है, कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो इन 4 फोर्स में से कोई एक होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे समझे? जैसे कि मैंने इस हाथ को यहाँ पे लगाया और अगर मैं ऐसे इसको हिलाना चाहूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स फील होगा मुझे। वो फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये हाथ है इलेक्ट्रॉन से बना है, ये बोर्ड इलेक्ट्रॉन से बना है। नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो अगर मैं अपने हाथ को इस बोर्ड से हटाऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मुझे फील होगा। ग्रेविटी, अर्थ घूमती है सूरज के चारों ओर, सारा प्लैनेट घूमता है, वो किस कारण है? ग्रेविटी के कारण है। अभी हम जो और दो सीखने वाले हैं वो न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन शॉर्ट क्या क्या याद रखना है? जितना सारा फोर्स यूनिवर्स में, जितना सारा कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, वो किन्हीं में से एक फोर्स आएगा। ओके, अभी डिटेल में इसमें जा नहीं सकते, जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही काफी है कि देयर आर 4 फोर्सेस इन द यूनिवर्स। अभी हम समझेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है। देखो न्यूक्लियस का, अगर न्यूक्लियर फोर्स को समझना है तो पहले जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना होगा वो है न्यूक्लियर साइज के बारे में, थोड़ा सा हमको स्केल के बारे में थोड़ा फील लाना है। जैसे कि ये है एटम और ये है मान लो न्यूक्लियस यहाँ पे। तो न्यूक्लियस क्या है? एटम के साइज के मुकाबले बहुत 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 ही छोटा है। अगर एटम का जो साइज है वो हो अगर 10⁻⁻10 मीटर, तो न्यूक्लियस जो हमारा होगा उसका साइज होगा 10⁻⁻15 मीटर। बहुत ही छोटा। इसको अगर हम थोड़ा स्केल अप करके सोचें, मान लो कि 1 किलोमीटर रेंज में एटम का साइज है 1 किलोमीटर। अगर हो एटम हो 1 किलोमीटर साइज का, तो न्यूक्लियस होगा बीच में बहुत छोटा 1 सेंटीमीटर। जस्ट इमेजिन, अगर 1 किलोमीटर का एटम हो, एटम को अगर हम 3 या 4 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर बड़ा कर दें तो उसमें एक मच्छर जैसा होगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है और उतने छोटे से जगह पे क्या है? प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतने छोटे से जगह पे है। अभी आपको बस इसी जगह पे फोकस करना है कि बहुत छोटा एक जगह कंजस्टेड, 1 किलोमीटर 4 फुटबॉल ग्राउंड मान लो और बीच में एक मच्छर और बाकी पूरा एम्प्टी स्पेस। उतने से छोटे से जगह में हमारा प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन क्या है? लाइक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अभी 2 प्रोटॉन को अगर उतने पास रखा जाए तो इसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। हमको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर 2 प्रोटॉन को उतने पास रखा जाए, उतना पास जितना छोटा न्यूक्लियस है, तो उसमें भयंकर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। इतना रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, जैसे कूलॉम लॉ हमको क्या बताता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर डिस्टेंस जितना बड़ा होगा
फोर्स उतना कम होगा, डिस्टेंस जितना छोटा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। दो चार्ज में जितना पास पास रहेगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। अभी न्यूक्लियस बहुत छोटा है, उसमें बहुत नजदीक नजदीक प्रोटॉन है, तो भयंकर रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा वहां पे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक स्प्रिंग है, अर्थ के साइज का स्प्रिंग है, स्प्रिंग बहुत बड़ा इमेजिन करो, अर्थ के साइज का स्प्रिंग इमेजिन करो, और इसमें दोनों तरफ दो बॉल लगा दो अर्थ जितना बड़ा, और उसको हम कंप्रेस करके एकदम छोटा 1 सेंटीमीटर का स्प्रिंग बना देगा। तो इसमें अगर दो दो बॉल यहाँ पे लगा दे, एक अर्थ के साइज का जो स्प्रिंग है उसको कंप्रेस करके अगर हम लगा दे, तो स्प्रिंग फोर्स कितना भयंकर काम करेगा। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग उसको पुश करने का कोशिश करेगा आउटवर्ड, तो वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स का एग्जिस्टेंस आएगा अगर हम बहुत बड़ा एक स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोटा कर दें तो। ठीक उसी तरह हमको समझना है कि न्यूक्लियस में बहुत प्रेशर है, ठीक है, पर न्यूक्लियर में इतना प्रेशर होने के बावजूद न्यूक्लियर तो क्या हो जाना चाहिए था, ब्लास्ट बूम। इतना प्रेशर अगर किसी जगह पे आ जाए 10⁻30 किलोग्राम केजी पर सेमी स्क्वायर, इतना प्रेशर होता है कि एक के बाद 30 जीरो लगा दो, उतना केजी मास किसी एक से एक उंगली के ऊपर अगर रखा जाए तो जितना प्रेशर होगा उतना प्रेशर न्यूक्लियस में है। पर न्यूक्लियस फिर भी ऐसे एक्सप्लोड नहीं करता है। कितना सारा एटम, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम से बना है हर चीज, ये पेन, मेरा बॉडी, ये सब कुछ, पर वो एक्सप्लोड क्यों नहीं करता है? यहीं पे उसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि एक्सप्लोड इसलिए नहीं करता है कि वहां पे एक और चीज है, एक और फोर्स है जो न्यूक्लियस को बांधे हुए है एक साथ, ग्लू जैसा, जैसे कोई चीज उसको अट्रैक्शन में लेके बांध के रखा है कि वो एक्सप्लोड ना हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, कोई भी फैमिली जब बड़ा होता है, मान लो जॉइंट फैमिली है और 20-25 जन मेंबर है, तो चांसेस क्या होता है जब बड़ा हो जाता है फैमिली, वो टूटने का चांस होता है कि छोटा मोटा इसमें कुछ ना कुछ मन मुटाव लगा हुआ रहता है, और ऐसा होता है कि फैमिली टूट जाए, पर टूटता नहीं है, कभी कभी टूटता नहीं, कभी कभी टूट भी जाता है। तो टूटता क्यों नहीं? क्योंकि घर में आपस में प्यार बहुत होता है, तो उसको हम सोच सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स से कंपेयर कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसको आपस में क्या करता है, जोड़ के रखता है। तो न्यूक्लियर फोर्स है ये। तो हमने क्या सीखा? न्यूक्लियर फोर्स है वो चीज जो न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूक्लियॉन्स को आपस में जोड़ के रखता है। दिस इज द डिफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स है क्या चीज? तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हुआ? न्यूक्लियस के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के रखती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अभी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे न्यूक्लियर फोर्स का, और उसी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आता है वो मैं आपस में एक के बाद एक बताता जाऊंगा। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हमने थोड़ा न्यूक्लियर फोर्स क्या है उसके बारे में सुना कि न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है थोड़ा उसका फील लिया, समझा उसको। अभी हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसका समझेंगे। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर का सबसे पावरफुल फोर्स जो है, नेचर का सबसे पावरफुल फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। एक एग्जांपल से समझते हैं जैसे कि मान लो कि दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है और एक प्रोटॉन यहाँ पे है। प्रोटॉन में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या होगा? आपस में रिपल्शन होगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। तो वो रिपल्सिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम नाम देंगे Fe। अच्छा, दोनों में मास है, प्रोटॉन पार्टिकल है तो उसका मास भी होना चाहिए, और मास होने के कारण दोनों में अट्रैक्शन होगा। मास के कारण अट्रैक्शन, याद रखना, मास है अट्रैक्शन है, मास है इसलिए अट्रैक्शन, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटी जी। चार्ज है रिपल्सिव फोर्स, उसको हम बोलेंगे Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दोनों में एक अट्रैक्शन और एक फोर्स एक्ट करेगा न्यूक्लियर फोर्स। दो न्यूक्लियॉन्स में, दो प्रोटॉन्स में न्यूक्लियर फोर्स भी एक्ट करता है। तो दो प्रोटॉन के बीच एक हो गया, ग्रेविटी भी एक्ट करेगा, मास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट करेगा, चार्ज है, और न्यूक्लियर फोर्स भी एक्ट करेगा क्योंकि बहुत पास पास है
अभी हम इसका अगर रेशियो निकाले, अगर हम ग्रेविटी को पहले रखें, फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रखें, और फिर हम न्यूक्लियर फोर्स को रखें, और ग्रेविटी को अगर हम 1 मान के चले, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 10 टू द पावर 36। जरा इमेजिन करो 36 जीरो। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को, यहाँ पे जो ग्रेविटी है दो प्रोटॉन के बीच, उसको 1 मान के चले, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 10 टू द पावर 36। बहुत ज्यादा ह्यूजली बड़ा फोर्स है। और न्यूक्लियर फोर्स उससे भी बड़ा 10 टू द पावर 38, यानी न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना बड़ा है। 2 जीरो ऐड हो गया, यानी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। यानी न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, और ग्रेविटी से तो बहुत स्ट्रॉन्गर है ही। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो न्यूक्लियर जो फोर्स है, वो नेचर का सबसे पावरफुल फोर्स है। इसीलिए जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, रिपल्शन के कारण जो एक्सप्लोजन होना चाहिए था वो नहीं होता है। तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अभी दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत डेटा भी हमको साथ साथ लिखना चाहिए। फिर आता है शॉर्ट रेंज फोर्स। अभी एक प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फोर्स के साथ, हर किस शॉर्ट रेंज फोर्स, देखो हर चीज में ऐसा होता है, कुछ अच्छाई भी होता है, कुछ हर चीज में कुछ अच्छाई है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट। इसको सीखना है हमको, जिंदगी में बहुत काम आएगा। अगर हम ऐसा माइंडसेट बनाए तो बहुत हेल्प होगा लाइफ में, इजी होगा हर चीज। क्या क्या सोचना है, हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव है, और यहाँ पे भी वैसा ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो एक पॉजिटिव चीज है, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग है। पर एक नेगेटिव चीज है शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब समझो, अगर दो न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। जब जब मैं बोलूं न्यूक्लियन, तो हमको प्रोटॉन भी समझना है, न्यूट्रॉन भी समझना है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस का मेंबर जो होता है उसको न्यूक्लियन बोला जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि दो न्यूक्लियन है दो न्यूक्लियन के बीच न्यूक्लियर फोर्स तब ही एक्ट करेगा जब वो बहुत पास हो, बहुत नजदीक अगर ना हो तो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं कर सकता है। इसका रेंज है, न्यूक्लियर फोर्स का रेंज है 2 to 3 फेम्टोमीटर। 2 या 3 फेम्टोमीटर में ही न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा। इसको समझते हैं, दो प्रोटॉन के बीच दूरी, दो प्रोटॉन का जो सेंटर है उसके बीच दूरी होता है लगभग 1 फेम्टोमीटर, थोड़ा ज्यादा। यानी अगर 2-3 प्रोटॉन हम एक साथ लगा दें तो एक से दूसरे तीसरे का डिस्टेंस होगा लगभग 2 फेम्टोमीटर। ठीक है, अभी ठीक है, इसके बीच भी न्यूक्लियर फोर्स है, इसके बीच भी है, इसके साथ इसका भी है। पर अगर और एक जोड़ दिया जाए तो ये 3 फेम्टोमीटर से ज्यादा हो गया, इसका और इसका डिस्टेंस। तो ये इसके साथ न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्शन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा। यानी ये जो न्यूक्लियन है ये इससे तो बॉन्ड फॉर्म करेगा और इससे भी करेगा, पर इससे बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स रेंज के बाहर चला जाता है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, एकदम सिंपल। एक न्यूक्लियन है, दूसरा है, इससे अट्रैक्शन होगा, दूसरे एक 3 को भी अट्रैक्ट करेगा, पर जब चौथा आ जाएगा तो 1 चौथे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत शॉर्ट रेंज में वो फोर्स एक्ट करता है। इसलिए हमको डे टू डे लाइफ में वी कैन नॉट एक्सपीरियंस न्यूक्लियर फोर्स डायरेक्टली द वे वी एक्सपीरियंस ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वी कैन नॉट एक्सपीरियंस न्यूक्लियर फोर्स इन दैट वे क्योंकि वी आर नॉट फैमिलियर विद न्यूक्लियर फोर्स। मतलब क्या है कि हम न्यूक्लियर फोर्स से फैमिलियर नहीं हो सकते क्योंकि बहुत शॉर्ट रेंज में वो वर्क करता है, और थोड़ा ज्यादा रेंज हो जाए तो हम वो फोर्स देखने को नहीं मिलता है। तो इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। अभी तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, वेरिएशन विद डिस्टेंस। वेरिएशन विथ डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल पूछा जाता है, कि न्यूक्लियर फोर्स का जो वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ साथ वो कैसे बदलता है। एक ग्राफ के मदद से हम उसको समझेंगे।
यहां पे क्या होगा, एक हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या है, ये क्या है, दो न्यूक्लियन के बीच पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। समझो बात को है, दो न्यूक्लियन है मान लो, ठीक है, और दोनों के बीच डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी कैसे वैरी करेगा उसका एक ग्राफ है। डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी, अभी ग्राफ पढ़ना है हमको, एक चीज फिक्स करना है, ठीक है, कि जो दो वेरिएबल है वो क्या है, जो हम देख रहे हैं ना एक ग्राफ, उसका मतलब क्या है, मतलब वेरिएबल, पहले तो वेरिएबल क्या है फिर उसका मतलब। इस तरफ डिस्टेंस है और इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम किसका किसका ग्राफ बना रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल एनर्जी का हम ग्राफ अभी समझेंगे, और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो इस साइड प्लॉट किया है मैंने डिस्टेंस, और इस साइड प्लॉट किया है पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है बहुत जल्दी जल्दी में समझेंगे। मान लो एक स्प्रिंग है, जरा जरा समझना है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, पर अगर स्प्रिंग को इस तरह फिक्स करके अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं ऐसे करके, और मान लो यहाँ पे एक बॉल लगा दो, तो इसमें अभी हम बोलेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों, क्योंकि अगर हम इस स्प्रिंग को छोड़ दें, मतलब इसको रिलीज कर दें, तो ये बॉल को बहुत जोर से फेंकेगा ऐसे, इसका मतलब इसमें एनर्जी अभी है। जो नॉर्मल था, जब कंप्रेस्ड स्टेट में नहीं था तो उसमें एनर्जी नहीं था, अभी कंप्रेस्ड स्टेट में है तो एनर्जी है, क्योंकि अगर हम छोड़ दें तो उसको बॉल को बहुत जोर से फेंकेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। तो इसमें अभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, जो एनर्जी अगर हम इसको छोड़ दें तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अभी दो चार्ज के बारे में सोचो, पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज में क्या है कि आपस में रिपल्शन है। अगर ये इंफिनिटी में है मतलब बहुत दूर है, तो दोनों में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अभी हम एक को फिक्स करके दूसरे को अगर हम पास लाएं, तो दोनों में जो रिपल्शन है उसके कारण एक मान लो कि पास हमने लाया है, तो अभी दोनों में क्या होगा, रिपल्शन वर्क करेगा, रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो दो चार्ज अगर हो Q1 और Q2, तो दोनों में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। इसको कैसे समझना है, इससे कंपेयर करके समझना है। मान लो कि दो चार्ज है और बीच में एक स्प्रिंग इमेजिन कर लो, ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको इस तरफ पुश करने का कोशिश करेगा, इसको इस तरफ पुश करने का कोशिश करेगा, वही है रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स और कुछ नहीं है, दोनों को आपस में पुश करता है। जैसे कि ये स्प्रिंग दो बॉल को, इस बॉल को इस तरफ पुश करेगा, इस बॉल को इस तरफ पुश करेगा। अभी इसमें हम सोच सकते हैं काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी, यहाँ पे भी हम सोच सकते हैं कि दो चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो पास पास हो, क्योंकि उसमें एक रिपल्शन वर्क करता है। तो इसको फिक्स रख के इसको अगर हम छोड़ दें तो ये बहुत जोर से इस साइड फायर, एक हमको फायर जैसा दिखने को मिलेगा कि ये बहुत जोर से इस तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी एक जमा है। तो अगर दो लाइक चार्जेस को पास पास रखा जाए तो दोनों में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। अभी हमको थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में जानना है। मान लो कि दो चार्ज है, एक पॉजिटिव, दो लाइक चार्जेस है और एक, अभी इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करो, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें भी एनर्जी, इन दो चार्ज में भी एनर्जी होगा, इन दो चार्ज में भी एनर्जी होगा, पर इसमें पॉजिटिव एनर्जी होगा, इसमें नेगेटिव एनर्जी होगा। क्यों, ये इस सिस्टम से हमको कोई एनर्जी मिल नहीं सकता है, क्योंकि ये आपस में अट्रैक्ट करती है। उल्टा हमको एनर्जी दे के सेपरेट करना होगा, इसको हमको एनर्जी सप्लाई करना है कि दूर जाओ आपस में, क्योंकि रिपल्शन है इसको हटाने के लिए। पर यहाँ पे हमको एक एनर्जी मिलेगा। क्यों मिलेगा एनर्जी, क्योंकि रिपल्शन है, एक को फिक्स करके एक को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत जोर से काइनेटिक एनर्जी लेके ये निकलेगा। तो वो एनर्जी कहाँ पे छुपा हुआ है, इसके अंदर छुपा, सिस्टम के अंदर छुपा हुआ है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी एनर्जी है, पर यहाँ पे जो है नेगेटिव एनर्जी, यहाँ पे है पॉजिटिव एनर्जी। तो अगर लाइक चार्जेस हो, प्लस प्लस हो तो भी पॉजिटिव एनर्जी, और नेगेटिव नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव एनर्जी। यानी रिपल्शन हो तो पॉजिटिव एनर्जी और अट्रैक्शन हो तो नेगेटिव एनर्जी। तो क्या याद रखना है, रिपल्शन यानी पॉजिटिव एनर्जी और अट्रैक्शन हो तो नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इस तरफ है एनर्जी
और इस तरफ है डिस्टेंस, 1 फेम्टोमीटर, 2 फेम्टोमीटर, 3 फेम्टोमीटर। इसको हम दो हिस्सों में बांट लेंगे। देखो यहां से ये जो पॉइंट है इसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी है और इसके नीचे नेगेटिव एनर्जी है। यानी ये जो डिस्टेंस है, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद इस साइड ये है रिपल्शन का रीजन और इस साइड है अट्रैक्शन का रीजन। यानी यहां से हमको यहां पे हमको समझना है कि दो न्यूक्लियन के बीच अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा। एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसके और करीब अगर लाया जाए तो वो रिपल्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहा है तो रिपल्शन होगा। यानी दो न्यूक्लियन को बहुत ज्यादा पास अगर लाया जाए तो वो रिपल्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो हमेशा अट्रैक्शन में ही रहेगा, क्योंकि हमको नेगेटिव एनर्जी देखने को मिलता है। और एक सर्टेन पॉइंट पे नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, नेगेटिव एनर्जी का वैल्यू सबसे ज्यादा, यानी अट्रैक्शन सबसे ज्यादा। यह है 0.8 फेम्टोमीटर। यानी अगर 0.8 फेम्टोमीटर में रखा जाए तो नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा। फिर से 0.8 फेम्टोमीटर में अगर रखा जाए, 1 फेम्टोमीटर से थोड़ा पास 0.8 फेम्टोमीटर के डिस्टेंस पे रखा जाए तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा। फिर से अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा। जब नेगेटिव एनर्जी होगा तब हमको अट्रैक्शन समझना है, जब पॉजिटिव एनर्जी तब रिपल्शन समझना है। 0.8 फेम्टोमीटर डिस्टेंस पे नेगेटिव एनर्जी मैक्सिमम, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा। और 0.1 फेम्टोमीटर से अगर हम थोड़ा दूर जाते रहे तो नेगेटिव एनर्जी घटेगा, यानी अट्रैक्शन कम होगा और धीरे धीरे एनर्जी जीरो की तरफ जाएगा, यानी अट्रैक्शन कम होते होते धीरे धीरे फेड अवे हो जाएगा। तो एक सर्टेन डिस्टेंस है 0.8 फेम्टोमीटर, जहां पे 0.8 फेम्टोमीटर पे मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम अट्रैक्शन, मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, एक सर्टेन डिस्टेंस पे उसका फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वो है 0.8 फेम्टोमीटर। और उसके बाद धीरे धीरे अट्रैक्शन घटता जाएगा। देखो नेगेटिव एनर्जी कम होता जा रहा है, धीरे धीरे अट्रैक्शन कम होगा, और इस साइड पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। यानी बहुत पास लाए तो रिपल्शन भी हो सकता है। तो अगर कहीं पे पूछा जाए कि न्यूक्लियर फोर्स क्या हमेशा अट्रैक्टिव है, नो, इसका आंसर है नो, हमेशा अट्रैक्टिव नहीं है। अट्रैक्टिव इन नेचर हम बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर मतलब उसका जनरल नेचर अट्रैक्शन है, पर ऐसा नहीं कि रिपल्शन नहीं होगा। बहुत नजदीक से समझ में, कोई भी रिश्ता हो बहुत क्लोज हो जाए तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको लाइफ के एक्सपीरियंस से समझना है। अगर बहुत पास आ जाओ ना तो कभी कभी वो तो उससे समझना है हमको। तो बहुत ज्यादा अगर न्यूक्लियन को पास लाया जाए तो वो रिपल्शन में भी बदल सकता है। तो ऐसा पूछा जाए कि हमेशा अट्रैक्शन है तो बोलना है नहीं भैया, हमेशा अट्रैक्शन नहीं होता है, बहुत पास आओ तो रिपल्शन भी हो सकता है। तो पॉइंट 3 क्लियर। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, मैं बता देता हूँ कितना बार पूछा गया। मैं साल लिखता चलूंगा, मैं साल लिख रहा हूं कि ये सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर भी आएगा, जरा देख लेना। 18, 12 और 23 2000 CBSE 2012 में पूछा गया था, CBSE 2018 में पूछा गया है, और CBSE 2023 में पूछा गया है, और भी पूछा गया है, पर मैं 3 साल मैंने लिखा है। यहां से क्या सवाल पूछा गया है कि इस ग्राफ को ड्रॉ कीजिए और अट्रैक्शन और रिपल्शन का रीजन को दिखाइए। फिर से इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, यानी दो न्यूक्लियन के बीच पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का जो ग्राफ है उसको शो करना है और एक्सप्लेन करना है। तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया वही होगा। तो सिर्फ इसी टॉपिक से 3 साल में 3 या 4 साल पूछा गया है। बहुत फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर का, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक है। अभी हम 4th पॉइंट पे चलेंगे, वेरिएशन विथ डिस्टेंस हो गया। अभी देखते हैं 4था पॉइंट क्या है।
तो चौथा पॉइंट है चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब समझो। देखो न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है ना, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन में कम होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। क्या क्या हो सकता है, देखो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। हर केस में न्यूक्लियर फोर्स सेम, यानी चार्ज के वो न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिंपल। चार्ज के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड नहीं करता है, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। बहुत बहुत मतलब बहुत मतलब अच्छा इंसान है। न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी फेयर पर्सन, हर किसी को वो प्यार करता है। इतना भी प्यार होना ठीक नहीं। अभी पांचवा पॉइंट, सैचुरेशन इफेक्ट शोज सैचुरेशन इफेक्ट। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब समझो। साउथ का मूवी देखते हो, साउथ इंडियन मूवीज, वहां पे हीरो क्या होता है कि हीरो ऐसा होता है वहां पे कि भगवान भी डर जाए। साउथ इंडियन जो एक्टर है ना, एक कोई कितना भी विलन आ जाए, एक ही काफी है। ऐसे पैर ऐसे घुमाएगा तो पूरा एकदम मतलब तूफान ला देगा। ऐसे पैर घुमा के तूफान उठा लेता है। कैसे मतलब कभी कभी लगता है कि भगवान मुझे भी सिखा दे। तो साउथ इंडियन जो हीरो होते हैं उनमें इतना पावर है कि भगवान भी डर जाए उनसे। मतलब क्या, एक हीरो कितना भी लोग को वो संभाल अकेले लेगा, पर न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं कर सकता है। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, Q0, यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज है उसका भाई Q1। इससे रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा धड़ाधड़। इसको मारपीट से इमेजिन करो, जैसे कि एक मान लो साउथ इंडियन हीरो है, यहाँ पे आया और एक इसको ताड़ दिया, एक खत्म खलास। तो वैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज से इंटरेक्शन करेगा। मान लो कि दूसरा चार्ज आया, दूसरे से भी इंटरेक्शन होगा, दूसरा आया, दूसरे को भी मार गिराया, खलास। ठीक, सॉरी 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 सॉरी। अभी तीसरा चार्ज आया, तीसरे से भी इंटरेक्शन होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। तीसरा आया, तीसरे को भी मार गिराया। क्या चल रहा है ये चल रहा है ये साउथ इंडियन हीरो है हमारा। ये हीरो कितना भी विलेन है खत्म कर देगा। ठीक, चार्ज, एक चार्ज, अभी हम फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। एक चार्ज कितना भी आसपास चार्ज हो, उसका कैपेसिटी कभी खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं हुआ कि 3 चार्ज हो, 4 चार्ज हो, 5 चार्ज हो, उसका धीरे धीरे कैपेसिटी खत्म हो गया। हर किसी के साथ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इंटरेक्ट कर सकता है। जो हमारा चार्ज है वो हर कितना भी चार्ज आ जाए आसपास, हर किसी से इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे हमारा साउथ इंडियन हीरो किसी भी कितना भी विलेन आ जाए उसको मार गिरा सकता है। पर न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा नहीं होता है। मान लो कि ये न्यूक्लियर फोर्स है, ही इज आवर न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं कर सकता है। न्यूक्लियर फोर्स एक या दो या तीन आसपास के, मान लो कि ये न्यूक्लियन है और यहाँ पे एक न्यूक्लियन है, तो इससे न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। हर किसी से न्यूक्लियर फोर्स बॉन्डिंग में आ गया। दूसरा आया, दूसरे से भी करेगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा कम होगा। पर जैसे ही तीसरा आ जाएगा तो ये इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे और एक आ जाए तो ये इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, उसका
जो कैपेसिटी है इंटरेक्ट करने का वो खत्म हो जाता है, मतलब लड़के खत्म। मान लो कि दो आदमी को मैंने गिरा दिया, ठीक है, तीसरा है, तीसरा को भी गिरा दिया, चौथा आया, फिर मैं खुद खलास। तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब वो न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेट हो जाता है, यानी उसमें और कैपेसिटी रहता ही नहीं है किसी से इंटरेक्ट कर सके, 4 या 5 न्यूक्लियन से इंटरेक्ट करने के बाद। तो शोस न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेशन इफेक्ट, जो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में नहीं आता है। एक चार्ज आसपास कितना भी चार्ज हो, हर किसी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो इंटरेक्ट कर सकता है, अट्रैक्शन रिपल्शन, पर न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं कर सकता है। वो आसपास के न्यूक्लियन से ही, आसपास के 1 2 3 4 न्यूक्लियन से ही इंटरेक्ट कर पाता है, और उसके बाद उसका इंटरेक्ट करने का जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। अभी सिक्स्थ पॉइंट क्या है? स्पिन डिपेंडेंट है। ये क्या है? स्पिन डिपेंडेंट। बहुत सिंपल सा चीज है। स्पिन डिपेंडेंट का मतलब क्या? मान लो कि ये एक न्यूक्लियन है और ये एक न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन में हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल में, न्यूक्लियन का मतलब समझे ना, कोई भी प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूक्लियन भी हो, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल में एक प्रॉपर्टी होता है स्पिन की, वो पार्टिकल स्पिन करता रहता है, घूमता रहता है। हर एक सब एटॉमिक, याद रखना, सब एटॉमिक पार्टिकल जब भी न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी जान के रखो कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल हो वो कभी भी रेस्ट पे, उसका हर वक्त हर सब एटॉमिक पार्टिकल में एक रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी होता है। वो क्या होता है? घूमता रहता है, स्पिन, शक्तिमान, तो ऐसे करके। तो स्पिन हर एक पार्टिकल में स्पिन होता है, वो रोटेट करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्पिन डिपेंडेंट है न्यूक्लियर फोर्स, यानी अगर दो पार्टिकल जिसमें न्यूक्लियर इंटरेक्शन चल रहा है वो एक ही डायरेक्शन में स्पिन करे, दोनों ये भी एक ही डायरेक्शन में स्पिन करे, तो दोनों में फोर्स ज्यादा होगा। यहाँ पे और दो बना लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में है, इसका स्पिन इस डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट स्पिन में यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ज्यादा होगा। यहाँ पे फोर्स यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स जो सेम डायरेक्शन में स्पिन अगर करे दो पार्टिकल, तो उसमें स्पिन फोर्स ज्यादा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन होने से फोर्स थोड़ा सा कम होगा, पर थोड़ा कम होगा। तो स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आता है एक्सचेंज फोर्स। एक्सचेंज फोर्स देखो, समझो। अभी सवाल ये उठता है कि ये न्यूक्लियर फोर्स जनरेट कैसे होता है? सब कुछ तो समझ में आ गया, सिर्फ ये तो नहीं पता है आपने, पता कैसे? एक एग्जांपल समझते हैं। देखो एक है ये हमारा टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, सॉरी, एक बैडमिंटन कोर्ट समझो। इमेजिन करो एक बैडमिंटन कोर्ट है, और ये है हमारा नेट, ठीक है, और ये है पिंकू जिसके हाथ में एक बैट है, और ये है हमारा सुंदर सी इसके हाथ में भी बैट है, दोनों। ये है हमारा टिंकू और ये है, इसको हम बोलते हैं टीना। तब टिंकू टीना बैडमिंटन खेल रहे हैं, ढल गया दिन तक हो गई शाम तक। तो एक कॉक इधर से इधर जाता है, फिर इधर से इधर जाता है, तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त है और दोनों बैडमिंटन खेल रहे हैं और गाना गा रहे हैं, ढल गया दिन तक हो गई शाम। तो अभी देखो, जब ये बैडमिंटन खेलेंगे तो अगर खेलना जारी रखा जाए, पिंकू चाहता है कि गेम कभी ना खत्म, खेलता ही रहे जिंदगी भर, तो पिंकू अगर ये गेम कंटिन्यू करना चाहे तो ये जो कॉक है उसको हमेशा एक्सचेंज करते रहना पड़ेगा। अगर कॉक, जो शटल कॉक है, उसको एक्सचेंज वो लोग करता रहे, तो वो दोनों कोर्ट छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। कैसे होगा?
समझो बात, कमिटमेंट है ना, जिंदगी भर का कमिटमेंट है, ऐसा ही कमिटमेंट रखना पिंकू जैसा, तो ताकि जिंदगी भर बैडमिंटन खेलने का मौका मिले और कुछ नहीं। तो अगर दोनों बैडमिंटन खेलता रहे, दोनों कंटिन्यू हो, तो वो आपस में इस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस वो दूर जा नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरीके से दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन या कोई न्यूट्रॉन या प्रोटॉन यानी दो न्यूक्लियॉन आपस में बैडमिंटन खेलते हैं, एक पार्टिकल को एक्सचेंज करते हैं। मेसॉन नाम का एक पार्टिकल है जो टक ढल गया दिन हो गई शाम, जैसा एक इन दोनों में बैडमिंटन का मैच चलता रहता है। तो क्या हुआ बात समझो, दो न्यूक्लियॉन आपस में मेसॉन नाम का एक पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक्सचेंज करते हैं, ये इसको देता है, ये इसको देता है, फिर ये इसको देता है, इसको, पिंको और टीना जैसा। ये जो एक्सचेंज बहुत रैपिडली चलता है, मेसॉन नाम का जो पार्टिकल है बहुत रैपिडली जब एक्सचेंज करता है तो उसमें एक बॉन्डिंग प्यार जनरेट होता है, पिंको और टीना जैसा, समझे? तो इसको हम एक्सचेंज फोर्स बोलते हैं। दो न्यूट्रॉन आपस में मेसॉन नाम का एक पार्टिकल बहुत रैपिडली एक्सचेंज करने के कारण वो न्यूक्लियर फोर्स का जो न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। समझे? इससे अच्छा समझा नहीं सकता। जिंदगी बनाने का लेसन है, पिंकू जैसा बना, कमिटमेंट, बैडमिंटन। अभी लास्ट पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स। अभी हम इसका मतलब समझेंगे। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स नहीं है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? मतलब मान लो सन है और अर्थ है, तो यहां पे ग्रेविटी एक्ट करेगा, अट्रैक्शन, पिंको और टीना जैसा अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन दोनों को जब हम जोड़ते हैं जो स्ट्रेट लाइन से, वो उसको रेडियस बोलते हैं। तो वो अट्रैक्शन फोर्स रेडियली वर्क करता है अलोंग द रेडियस। फोर्स एक्ट्स along the radius। सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन क्या है? सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन है जब फोर्स अलोंग द रेडियस एक्ट करता है, जो रेडियस है, जो लाइन है, उसके बराबर फोर्स अगर एक्ट करे तो उसको सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। सेंट्रल फोर्स लाइन के बराबर, जैसे दो चार्ज है, प्लस प्लस, इसको जोड़ दो, जो लाइन मिला उसके ऊपर ही उसके बराबर फोर्स एक्ट करेगा, इसलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो अलोंग द रेडियस वर्क किया तो सेंट्रल फोर्स बोला जाएगा। तो ग्रेविटी सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है, पर न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है। इसका मतलब दो न्यूक्लियन है मान लो, तो दोनों के बीच न्यूक्लियर फोर्स ऐसे वर्क करेगा, ऐसा हम नहीं सोचेंगे कि जो दोनों का सेंटर है बराबर वर्क किया। ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, ऐसे भी अलग डिस्टेंस में करेगा। बोलने का मतलब है, कहने का मतलब है कि अलोंग द सेंटर, वो अलोंग द रेडियस वो वर्क नहीं करता है। तो दीज आर दी 8 पॉइंट्स जो न्यूक्लियर फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। अभी मैं कुछ सवाल पढ़ूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर भी आएगा, पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, बस देखते रहना। तो हम इस 8 पॉइंट से उसका सॉल्यूशन, इस 8 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज से हम उसका सॉल्यूशन बताते चलेंगे। अभी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स as a function of their separation, indicate the function in which nuclear force is attractive, repulsive। तो कौन से पार्ट से सवाल पूछा गया है? कौन से पार्ट से सवाल पूछा गया है? ये है वेरिएशन विथ डिस्टेंस। इस पार्ट से जो मैंने सिखाया अभी, ये वाला ग्राफ,
ये वाला ग्राफ से सवाल पूछा गया है। यहाँ से 3 या 4 सवाल पूछा गया है। अभी यहाँ से क्या क्या है देख लो। यही सवाल क्या है, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। यानी इस साइड डिस्टेंस और इस साइड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हुआ उसका। इस साइड रिपल्शन होगा, इस साइड अट्रैक्शन होगा। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है अट्रैक्शन और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है रिपल्शन। हो गया, यहां से क्वेश्चन आया है और यही क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियस एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, इंडिकेट द रीजन इन विच द न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव रिपल्सिव। सेम 2023 में पूछा गया था। 29 ऑल इंडिया 19 में भी पूछा गया है सेम क्वेश्चन, सीबीएसई 18 में भी पूछा गया है। तो ये सवाल जो है 5 या 6 बार पूछा जा चुका है। हो गया, अभी हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखिए। जो इन्हीं 4-8 में से कोई 2 लिख देना, 2 या 3 जो आपको मन में हो। एक बार समझ लिया तो कोई भी लिख सकते हो, 8 ही लिख सकते हो, एक बार समझ में आ गया ठीक से। तो ये सवाल 3 या 4 बार पूछा गया है। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। स्टेट 2 डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ऑल इंडिया 19 में भी पूछा जा चुका है। तो बस यहां से इस टॉपिक से मेनली अच्छा और एक सवाल ले लेते हैं। 2023 में एक सवाल पूछा गया था एमसीक्यू, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जो है वो सच नहीं है। नंबर ए, दे आर स्ट्रॉन्गर देन कूलम फोर्स। सच है, कूलम फोर्स से स्ट्रांग होता है। कौन सा सही नहीं है वो चूज करना है। एक नंबर ए पे क्या है, दे आर स्ट्रॉन्गर देन न्यूक्लियर फोर्स। सच है, न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रॉन्गर है। दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अलग अलग न्यूक्लियॉन का अगर पेयर ले ले, प्रोटॉन प्रोटॉन ले ले, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ले ले या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ले, अलग अलग पेयर ले ले, तो हर किसी में न्यूक्लियर फोर्स लगभग सेम रहता है, यही बताया गया है। ये भी सच है, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, फोर्स तो सेम ही रहेगा ना, चार्ज के ऊपर डिपेंड तो करता नहीं, यानी हर पेयर के लिए सेम रहेगा। बी पे ये बताया गया, तो ये भी सच है। सी पे क्या है, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। नो, दे आर नॉट ऑलवेज अट्रैक्टिव। देखो, जब पोटेंशियल एनर्जी जब पॉजिटिव होगा तब रिपल्शन, जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा तब अट्रैक्शन। यानी क्या है, न्यूक्लियर फोर्स कभी अट्रैक्शन और कभी रिपल्शन। तो ये सी वाला गलत है। डी में क्या है, दे सैचुरेट एज द सेपरेशन बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज। यानी जब 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच सेपरेशन बढ़ता है तो न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाता है। सैचुरेट हो जाना यानी खत्म हो जाना। तो डी भी सच है, यानी सी वाला गलत है, तो सी वाला आंसर होगा। लास्ट और एक क्वेश्चन, which of the following statements about nuclear force is not true। कौन सा ट्रू नहीं है। तो ए पे क्या है, the nuclear force between 2 nucleons falls rapidly to zero as their separation is more than a few femtometers। यहाँ पे बताया गया है कि 2 न्यूक्लियन के बीच सेपरेशन अगर कुछ फेम्टोमीटर का हो जाए, 3 या 4 फेम्टोमीटर, तो वो जीरो हो जाता है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सच है। बी पॉइंट पे क्या है, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन कूलम फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कूलम फोर्स से बहुत वीक है, जो गलत है। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और सी और डी पे क्या है देख लेते हैं। तो बी वाला ऑप्शन, अब सी और डी पे नहीं चलते हैं, बी वाला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि ये गलत है, यानी बी वाला ऑप्शन आंसर होगा। ओके, तो दिस वाज न्यूक्लियर फोर्स with concept with question, one short video. I will see you in the next
वीडियो पार्ट 3, जहां पे हम मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करें। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और कोशिश करूंगा बहुत एग्जाम्पल से, बहुत सिंपल करके, जितना कम टाइम में हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लेके आऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।